आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक ऑटो में 16 लोगों को बिठाने की भी है। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 समिट के बाद रामायण से जुड़ा एक कार्यक्रम भी देखा। इसे जोनस मैसेटी और उनकी टीम ने तैयार किया है। मैसेटी ब्राजील के रहने वाले हैं और इंजीनियर रहे हैं। अब वो वेदांत के साथ ही गीता को भी लोगों के बीच लोकप्रिय बना रहे हैं। पीएम ने साल 2020 में भी अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। फिर सीएम ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां उन्होंने प्रभु श्रीराम की पूजा अर्चना की। इसके बाद वो सुग्रीव किले पहुंचे, जहां दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़ी संगीत की धुनों के बीच उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां सुग्रीव किले के प्रवेश द्वार श्री राजगोपुरम का अनावरण किया। यूपी के कन्नौज में भी ट्रैफिक नियमों के महाउल्लंघन का मामला सामने आया। दरअसल वहां एक ऑटो पर 16 लोगों को एक साथ बैठाया गया था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ऑटो का चालान काट दिया। हालांकि इस दौरान ड्राइवर ने खुद के दिव्यांग होने और परिवार पालने की दलील देते हुए माफी की गुहार लगाई। लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने साफ कर दिया कि लोगों की जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जो ऑटो होते हैं उसमें 1+3 का मानक है, जिसमें एक ड्राइवर है और पैसेंजर सीट पे 3 लोग बैठे। ये मानक के अनुसार सभी को कार्य करना चाहिए। अगर हमारी ट्रैफिक पुलिस लगातार इसमें प्रवर्तन का भी कार्य करती है, जहाँ भी उल्लंघन दिखता है उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। अजमेर में एक महिला को हथियारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस महिला को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि महिला ने सोशल मीडिया पर लेडी एस डॉन लिखते हुए हथियार और कारतूसों की तस्वीर शेयर की थी। फिर जैसे इस मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो उसने फौरन कार्रवाई की। सोशल मीडिया सेल जो जिला की वॉच करती है लोगों पे, जो भी लोग इलीगल फोटोज या इस तरह की चीजें अपलोड करते हैं, उसमें एक शिवानी सैनी नाम से कोई अकाउंट मिला था, जिसपे हथियारों के साथ उसने कुछ फोटो और एस कारतूस एस बना हुआ ऐसी कुछ फोटोज अपलोड की थी। पूर्व में भी वो इस तरह की मेरी जानकारी में आने के बाद हो रखी है, तो उसको डिटेन किया। एक बार आगे पूछताछ करेंगे नियम अनुसार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक पुलिस हवलदार सुर्खियों में आ गए। दरअसल उन्होंने यहां कुछ लोगों के साथ मिलकर 6 साल में 1000 से ज्यादा पौधे लगा दिए। बताया गया कि बंटी धाकड़ को पर्यावरण के लिए काम करना पसंद है। वो खुद इन पेड़ पौधों का रखरखाव करते हैं, इन्हें पानी देते हैं और कटाई छटाई करते हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप भी बनाया है, जिसमें यहाँ के कई अधिकारी, प्रबुद्धजन, व्यापारी और आम लोग भी शामिल हैं, जो लोगों को उनके जन्मदिन, शादी की सालगिरह और दूसरे विशेष आयोजन के दिन पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहले हम करीब हर साल 10-15 पौधे लगाते थे और उनकी देखरेख करते थे। कांटे लगाना, पानी पिलाना सुबह शाम, ये हमारा दिनचर्या थी। उसके बाद वर्ष 2022 में जुलाई माह में हमने एक ग्रुप बनाया ग्रीन आर्मी प्लांटेशन करके 5 जुलाई 2022 को। उसके बाद मैंने सोचा कि इस बार अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, जिससे पौधे लगें और बड़े हुए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गंगा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर कोर्ट की फटकार से जुड़ी है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने वाराणसी में असी और वरुणा नदियों की दुर्दशा और अतिक्रमण को लेकर सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में वाराणसी के जिलाधिकारी से कहा कि गंगा को स्वच्छ नहीं कर सकते तो क्यों नहीं बोर्ड लगवा देते कि गंगा जल पीने और नहाने योग्य नहीं है। कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने सरकार के वकील से भी कहा कि आप ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं जिनका बचाव किया नहीं जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि गंगा को साफ करने का संकल्प लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, यानी हे गंगा मैया, हम आपके कमल रूपी चरणों में प्रणाम करते हैं।
गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है, अर्थात गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलेगी। पुराणों में कहा गया है कि आदिकाल में गंगा के अवतरण दिवस पर भगवान विष्णु ने यही कहकर आशीर्वाद दिया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों, पूजा अर्चना, अभिषेक और शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एनजीटी जो भी कहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें हैं हम इसको नहीं मानते हैं। विशेष रूप से हमारी माँ गंगा जो है शुद्ध है, पवित्र है। मैं स्नान भी करता हूँ पर डे, प्रातः और शाम दोनों समय मैं गंगा की पूजन भी करता हूँ, मैं स्नान भी करता हूँ। सारी चीजें है मैं आचमन स्वयं करता हूँ, मैं लोगों को कराता भी हूँ। जितने हमारे पास जजमान लोग आते हैं मैं सभी को गंगा में जाकर के उनका तमाम तरह का पूजा है, पाठ है। बिना आचमन का कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है। लेकिन अब पावन गंगा के पवित्र जल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वाराणसी में आम दिनों के साथ साथ सियासी दौर में भी लोगों के बीच इस बात की खूब चर्चा रहती है कि क्या गंगा और वरुणा नदी का पानी साफ हुआ है या नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गंगा स्वच्छता के नाम पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए भेजे गए, लेकिन आज भी ये कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका कि गंगा का पानी अब पूरी तरह स्वच्छ हो चुका है और उसमें किसी भी प्रकार का दूषित पानी नहीं डाला जाता है। इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में गंगा की सहायक नदी अस्सी और वरुणा के अतिक्रमण और उनमें बढ़ रहे जल प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान वाराणसी के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे, जिसमें एनजीटी का रुख बेहद सख्त नजर आया। एनजीटी ने वाराणसी में गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने गंगा की स्वच्छता को लेकर वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम से कई सवाल किए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पीठ ने जिलाधिकारी से पूछा, क्या आप वाराणसी में गंगा का पानी पी सकते हैं? क्या गंगा आचमन और स्नान योग्य है? सवालों पर जिलाधिकारी की खामोशी देखकर एनजीटी ने कहा, अगर ऐसा है तो गंगा किनारे क्यों नहीं आप बोर्ड लगवा देते हैं कि गंगा का पानी पीने योग्य, नहाने योग्य नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने जवाब दिया, ऐसा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शासन की मंशा के अनुरूप ही जिलाधिकारी काम करते हैं। इस पर एनजीटी ने कहा, जिलाधिकारी के पास बहुत पावर होता है, इसलिए आप हेल्पलेस मत दिखिए। बनारस में अस्सी और वरुणा जो दो गंगा की सहायक नदियां हैं, इन पर व्याप्त अतिक्रमण और प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें बनारस के जिलाधिकारी भी की व्यक्तिगत उपस्थिति आज थी। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने उन्हें उपस्थित रहने को कहा था वीसी के माध्यम से। तो आज सुनवाई के दौरान ऑनरेबल ट्रिब्यूनल का रुख बहुत ही कड़ा रहा और एक तरह से चूंकि रेगुलर बेंच नहीं थी और ऑनरेबल चेयरपर्सन नहीं थे, तो बहुत ही व्यापक तौर पर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन जो सुनवाई हुई उस दौरान ऑनरेबल एनजीटी ने बनारस के डीएम से ये कहा कि ये बताइए कि गंगा जी आपका कार्यकाल आपका कब से है। तो उन्होंने बताया कि नवंबर 2022 से हम यहाँ पर हैं। बोले कि 2 साल में बताइए आपने क्या किया, क्या गंगा का पानी बनारस में आप पी सकते हैं? ऑनरेबल एनजीटी ने मौखिक टिप्पणी की, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर। क्या पानी पी सकते हैं गंगा जी का? एनजीटी ने सरकार के वकील को गंगा और वरुणा अस्सी के वर्तमान हालात और जीर्णोद्धार पर तत्काल हलफनामा देने का निर्देश दिया और इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। वहीं 3 महीने पहले सुनवाई में एनजीटी ने वाराणसी के जिलाधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बहरहाल इस मामले में चूंकि ये बहुत ही जनहित का है और महत्वपूर्ण मामला है, तो इसके लिए बहुत नजदीक की तारीख जो है नियत की गई है। 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। उस दौरान चूंकि पूर्ण पीठ रहेगी, ऑनरेबल चेयरपर्सन एनजीटी भी रहेंगे, तो इसमें सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख बेहद तल्ख दिखा।
एनजीटी ने वाराणसी के जिलाधिकारी से पूछा कि 80 वरुणा नदियों के जीर्णोद्धार के प्रोजेक्ट में देरी की जा रही है, बैक टू बैक मीटिंग हो रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा। पीठ ने जिलाधिकारी से पूछा कि आपका कार्यकाल वाराणसी में कब से है। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि नवंबर 2022 से बनारस में तैनात हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन 2 साल में आपने गंगा के लिए क्या प्रयास किए। ऑनरेबल एनजीटी ने फर्दर कमेंट मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों नहीं वहां बोर्ड लगवा देते हैं कि पानी जो है गंगा जी का नहाने योग्य यहाँ नहीं है, यहाँ पीने योग्य नहीं है, इस तरह के बोर्ड लगवा दीजिए। जब डीएम ने कहा कि हम शासन के आदेशों, बहुत सारा चीजें हमारे अंडर में नहीं, हम शासन के आदेश का हमें उनकी ओर भी देखना पड़ता है, तो ऑनरेबल एनजीटी ने कहा कि इसके लिए आप हेल्पलेस मत महसूस करिए, आपके पास पावर है, आप उस पर एक्सरसाइज करिए। ऑनरेबल ट्राइब्यूनल ने सरकार के वकील को भी कहा कि आप ऐसे लोगों को, यूपी गवर्नमेंट के वकील को, कि आप ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जिसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता। तो एनजीटी का रुख जो था वो बहुत ही कड़ा था और आदेश का अनुपालन तो हो नहीं रहा है। 80 वरुणा को लेकर केवल कागजी घोड़े घूम रहे हैं। वाराणसी में गंगा की 2 बड़ी सहायक नदियों असी और वरुणा के जीर्णोद्धार की धीमी प्रगति को लेकर 4 अगस्त 2024 को एनजीटी में याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में बताया गया था कि एनजीटी ने 2021 में इस काम को पूरा करने के लिए 5 साल का समय दिया गया था। अब तक 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कागज पर ही जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। अधिकारियों की केवल मीटिंग, प्रपोजल और बजट ही फाइनल किया जाता है, लेकिन नदी क्षेत्र में कुछ काम नहीं दिख रहा है। हालांकि गंगा को लेकर लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। पहली बात तो देखिए कि हमारे आस्था पे बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी यदि अगर ऐसा कोई बोर्ड लगता है। गंगा जी हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में एक बहुत अहम योगदान रखती हैं और दूर दूर से श्रद्धालु काशी आते हैं क्योंकि अति प्राचीन नगरी है, माँ गंगा के यहाँ पे धरोहर है। तो अगर यहाँ पे हम ऐसा कोई बोर्ड लगाए जिसमें ये टिप्पणी किया जाए कि माँ गंगा का आचमन ना करे, वो प्रदूषित है, तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम काशी वासियों ने बहुत मेहनत करके माँ गंगा की स्वच्छता में बहुत दिन से और बहुत सालों से प्रयास करके स्वच्छता की ओर उसको ले जा रहे हैं। मैं यही गुहार लगाऊंगा एनजीटी से भी और सरकार से भी अपने कि माँ गंगा को स्वच्छ करने में अपना अहम योगदान दें, प्रयास करें कि माँ गंगा को स्वच्छ करें, ना कि ऐसा कोई बोर्ड लगाए जिसमें हमारे धरोहर या हमारी संस्कृति में कोई ठेस पहुंचे। एनजीटी की टिप्पणी के बाद वाराणसी के स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर गंगा का जल पीने और नहाने योग्य नहीं है तो स्थानीय प्रशासन और सरकार को इसके लिए उचित कदम उठाना चाहिए, जिससे किसी की भावना आहत न हो। देखिए, एनजीटी अपना प्रयास करे, हम सबसे निवेदन करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं, हम समस्त जनता से निवेदन करते हैं, काशीवासियों से निवेदन करते हैं कि वो जब यहाँ आते हैं तो गंगा मैया में गंदगी बिल्कुल न करे, माँ गंगा को साफ सुथरा रखे, जैसे और भी संस्थाएं साफ सुथरा रख रही हैं उस तरीके से आप सफाई करिए। और जो हमारा सनातन परंपरा में चला आ रहा है कि हम गंगा माँ में जाकर आचमन करते हैं, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि गंगा गंदी हो चुकी है, तो ये हमारे जो नदियों का पानी और तमाम नालाएं इसमें छोड़ा जा रहा है, तो ये मैं सरकार से अपील करूंगा कि साफ सुथरा बनाया जाए ताकि हम आचमन अपने आस्था के ठेस को न पहुंचाए। और जो नाव पे लगाने की बात चल रही है कि न लगाया जाए, तो ये बिल्कुल हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसा न हो। लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, गंगा माँ को साफ करना चाहिए, हम गंगा माँ में ही आचमन करें और माँ हमारे लिए पवित्र है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, जिन्होंने मां गंगा से झूठ बोला उनके वादों पर न जाएं। नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा के नाम पर भाजपा सरकार में पिछले 10 वर्षों में अरबों रुपयों के फंड निकाले तो गए, पर वो फंड मां गंगा के घाट तक नहीं पहुंचे। फाइलों में गंगा जी के स्वच्छ, अविरल, निर्मल होने के दावों का सच ये है कि वाराणसी में मां गंगा इतनी दूषित हो चुकी है कि पीने योग्य तो छोड़िए, ये जल स्नान के लायक भी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ये सलाह भी डबल इंजन की सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने के बराबर है कि उनके राज्य में तथाकथित क्योटो अर्थात काशी के डीएम साहब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गंगा किनारे एक चेतावनी भरा बोर्ड लगवा दें कि ये गंगा जल पीने नहाने योग्य नहीं है। वहीं प्रयागराज के पवित्र संगम में हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और महाकुंभ 2025 में ये संख्या करोड़ों में पहुंचने की संभावना है।
गंगा और यमुना की स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखने की जिम्मेदारी गंगा प्रहरियों को सौंपी गई है, जो दिन रात संगम क्षेत्र और घाटों की सफाई और संरक्षण में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या गंगा साफ हो जाएगी? प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ लगने वाला है और सभी संत गंगा जल शुद्ध हो इसकी कामना कर रहे हैं। एनजीटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि गंगा का पानी याचमन हेतु नहीं है। साधु संतों ने भी इसकी चिंता जताई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये नाला सीधे गंगा जी में जा रहा है और गंगा जी में ये पानी मिल रहा है। साधु संत भी इसके लिए चिंता जता रहे हैं और यहाँ जो प्रशासन है वो कह रहा है कुंभ मेले से पहले इन नालों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन चिंता का विषय है कि प्रयागराज में ये नाले सीधे गंगा में जा रहे हैं और इस गंगा जल के लिए करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयागराज आने वाले हैं। नाले का पानी सीधे गंगा जी में जा रहा है, कितनी तकलीफ होती देखिए? तकलीफ बहुत होती है। गंगा माँ हमारी आस्था का विषय है और इस तरह जब पानी गंगा जी में नाले का पानी जाता है तो बहुत दुख होता है और मतलब कि नहाने वाले जीव जंतु जो उसमें रह रहे हैं वो भी तकलीफ में होते हैं। महाराज जी, शुद्ध गंगा जल मिले इसके लिए कितने चिंतित हैं आप लोग? एनजीटी ने भी चिंता जताई। अधिक से अधिक चिंतित है और गंदे नाले सारे बंद किए जाएं सिटी के, और तभी ये गंगा जी शुद्ध होगी, अन्यथा शुद्ध होने वाली नहीं, चाहे कितना भी उपाय कर लो। सारे गंदा नाले जितने सिटी के आ रहे हैं गंगा जी में सारे बंद किए जाए। हम लोग भारी से भारी चिंताग्रस्त हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। हमारी आस्था का केंद्र है, गंगा मैया हमारी माँ है। दूर दूर के लोग गंगा स्नान करने आते हैं और ये नाला जो है सीधे गंगा जी में जाता है। ये क्या है? प्रदूषण नहीं। तो याचमन योग्य है जल? बिल्कुल नहीं है। लाल पानी, गंदा पानी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। जाहिर है गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी साफ सफाई के लिए अरबों रुपए पानी में बहाया जा चुका है, फिर भी गंगा मैली ही है। ऐसे में जरूरी है कि गंगा को साफ करने का संकल्प लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोट डाले गए। साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं अब शनिवार को महाराष्ट्र और झारखंड में नतीजे घोषित होंगे। दोनों राज्यों के साथ बाकी राज्यों के उपचुनाव के लिए भी इसी दिन काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अमरावती में दिव्यांग मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ के आदर्श प्राथमिक स्कूल में कई दिव्यांगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार मतदान करने वाले कई युवा वोटरों के चेहरे पर भी इसकी खुशी दिखी। यूपी के फूलपुर में हुए उपचुनाव के दौरान एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति ने भी मतदान किया जो साल 1952 से मतदान करते आ रहे हैं, यानी तब से जब से देश में पहला चुनाव हुआ था। यहाँ की हनुमानगंज तहसील के करनपुर गांव के 95 साल के भगवती प्रसाद यादव और उनकी पत्नी कलावती ने इस बार भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब कुछ और जरूरी कदम उठाए गए। दरअसल राजधानी में अब 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, बाकी घर से काम करेंगे। राज्य सरकार ने ये आदेश सरकारी और निजी सभी दफ्तरों को लेकर दिया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एशियाई देश लाओस के दौरे पर पहुंचे। दरअसल यहां आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक का नाम एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस रखा गया है। इसी को लेकर राजनाथ समेत दूसरे देशों के रक्षा मंत्री लाओस पहुंचे हैं। इसी दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुंग के बीच भी मुलाकात हुई।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल आर्मी की सैनिक भर्ती के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के युवाओं का भी जनसैलाब आ गया। हाल ये हो गया कि वहां पैर रखने की जगह तक नहीं बची। बताया गया कि यहां 133 पदों के लिए भर्ती हो रही है, लेकिन इसके लिए कई गुना करीब 18,000 युवा पहुंच गए। ऐसे में पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वैसे अब इस हाल को देखते हुए शुक्रवार तक पिथौरागढ़ के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ये भर्ती प्रक्रिया वहां 27 नवंबर तक चलनी है। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में विधानसभा की वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन वोटिंग के ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त तूफान खड़ा हो गया जब बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि इन नेताओं ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कैश कांड के बाद बिटकॉइन का बम फूटा है। पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर कैश कांड का आरोप लगा, उसके बाद महाविकास अघाड़ी की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगा। लिहाजा महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने वोट डाले और महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भी अपने मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया। लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में कैश कांड और बिटकॉइन घोटाले को लेकर तूफान खड़ा हो गया। मंगलवार को पूरे दिन बीजेपी नेता विनोद तावड़े के कैश कांड पर हंगामा मचता रहा, पर शाम होते होते ऐसा ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें शरद पवार की एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक घिर गई। सुप्रिया सुले और कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन के जरिए चुनाव में पैसा लगाने का आरोप लगाया गया। दोनों ही मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ, लगातार वार पलटवार होते रहे। हालांकि इन आरोपों में घिरे विनोद तावड़े और सुप्रिया सुले ने बार बार यही कहा कि सारी बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। हवा ये उठाई बहुजन विकास आघाड़ी ने कि ये तावड़े जी पैसे बांटने हैं, पैसे बांटने। उन्होंने उठाई, छोड़ो, राहुल गांधी और सुप्रिया सुले भी बोल रहे कि मैंने 5 करोड़ बांटे और वहाँ इलेक्शन कमीशन को तो मेरे पास एक पैसा नहीं मिला। तो अब मेरा राहुल जी और सुप्रिया जी को कहना है कि अगर आप कंफर्म थे 5 करोड़ था और मेरा वहाँ मिला नहीं, तो आपने मुझे 5 करोड़ देना चाहिए। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। कल मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा जरूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आज सुबह मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि जो उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। आज पूरे दिन महाराष्ट्र की जनता वोट डालने में व्यस्त थी और नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में। दिन भर नेता अपने दामन को साफ बताते हुए विपक्षी के दाग ढूंढते रहे। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत
साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। इस ऑडियो में ये सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं। सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है, कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। दरअसल 19 तारीख की देर शाम पूर्व आईपीएस और बिटकॉइन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके रविंद्रनाथ पाटिल की ओर से कई ऑडियो क्लिप्स जारी की गई। कांग्रेस नेता नाना पटोले पर भी हेराफेरी करके बिटकॉइन से पैसे कमाने का आरोप है। हालांकि उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए इसे साजिश बताया। रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया है बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, आपको तो जुमले पार्टी हो गई है, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। वहीं शरद पवार ने कहा कि जिस आईपीएस अधिकारी ने ये आरोप लगाए वो खुद कई महीनों से जेल में था, फिर उसकी बातों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है, इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना, ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती। सभी सफाई दे रहे हैं, खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो ऑडियो टेप सामने आए हैं या जो कैश मिलने के दावे किए जा रहे हैं, उनमें कितना दम है, इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। सच सामने आने में अभी काफी वक्त लग सकता है, पर नेताओं की चिंता वोटर्स है। डर है कि इन आरोपों से अगर वोटर्स का मूड बदला तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर उठाए गए बड़े कदम की। ये कदम कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ने उठाया है। कर्नाटक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की एक प्रमुख सिफारिश को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए एक सेशन में 2 मौके देने की सिफारिश की गई। कर्नाटक में पिछले साल घोषणा की गई थी कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एक एकेडमिक ईयर में 3 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, यानी कि बोर्ड परीक्षा में पास और फेल सभी छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए 2 अतिरिक्त मौके मिलेंगे। कर्नाटक में 2023-24 सेशन में हुए इस अनूठे प्रयोग के आंकड़े बताते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र सबसे अधिक रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अपने स्कोर में सुधार के लिए दूसरी बार परीक्षा देने वाले कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा संख्या फिजिक्स में थी। उसके बाद केमिस्ट्री, गणित, अंग्रेजी और बायोलॉजी सब्जेक्ट थे। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के डेटा के अनुसार बहुत कम संख्या में छात्रों ने तीसरी बार परीक्षा देने का प्रयास किया। इसके साथ ही कर्नाटक देश में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सालाना 1 से ज्यादा बार बोर्ड परीक्षाएं प्रदान करने वाला पहला बोर्ड बन गया है। 2023-24 के एकेडमिक ईयर में पहली बोर्ड परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की गई, जिसके नतीजे मई में आए। दूसरी बार बोर्ड परीक्षा जून में हुई, जिसके रिजल्ट जुलाई में आए, और तीसरी बार बोर्ड परीक्षा अगस्त में हुई, जिसके परिणाम अगस्त में ही आ गए।
3 बार हुई बोर्ड परीक्षाओं में छात्र किसी भी सब्जेक्ट में फिर से प्रयास कर सकते थे और उनका बेस्ट स्कोर फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाता। दूसरी बार परीक्षा देने वालों में फिजिक्स के 65% स्टूडेंट, अंग्रेजी के 62%, केमिस्ट्री के 40% और मैथ्स के 60% स्टूडेंट्स अपने नंबर बढ़ाने में सफल रहे। जाहिर है बोर्ड परीक्षा में दूसरा या फिर तीसरा मौका मिलना कई छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देश में पहली बार हुई इस नई और अनूठी पहल को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कर्नाटक की सरकार ने ये जो प्लान किया है कि बोर्ड के एग्जाम 3 बार हों, इससे एक फायदा तो ये है कि जो बच्चे थोड़े बहुत कम नंबरों से रह जाते हैं उनका पूरा साल खराब नहीं होगा। और हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें, उनको सब चांस मिलें। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा है। अगर और गवर्नमेंट भी ये करती हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा उनके लिए। बीइंग ए मदर ये बहुत अच्छा, आई लाइक दिस स्टेप। ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों की सुसाइड रुक जाएंगी। जो आजकल हमारे किड्स सुसाइड कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगी क्योंकि बच्चे को लगेगा वो फेल ही नहीं हो पाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो फेल हुआ तो सेकंड में मेहनत करेगा, सेकंड में फेल हुआ तो थर्ड में करेगा। और आई थिंक इतना डम बच्चा कोई नहीं होता कि वो 3 अटेम्प्ट में ही पास न हो पाए। ये कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, आई लाइक इट। और मैं चाहूंगी कि सारी गवर्नमेंट इसको अप्लाई करे। बीइंग अ स्टूडेंट जिसने अभी लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम्स दिए, आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लिया है। क्योंकि मतलब मुझे दिखता है, मेरे भी फ्रेंड्स थे, कुछ पता चलता है कि कितना स्ट्रेस का वो टाइम होता है अगर कोई 10th के बोर्ड्स में फेल हो जाता है। तो अगर 3 बार बोर्ड्स होंगे एक ही साल में तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए फिर से ट्राई करने की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप और बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को भी ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसा कर्नाटक गवर्नमेंट कर रही है कि बोर्ड एग्जाम 3 बार ले रही है, ये बाकी स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे को और मेंटली प्रिपेयर करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। इन केस किसी एक पेपर में वो फेल भी हो जाते, मान लीजिए 3 पेपर हो रहा है, एक पेपर में फेल हो गए तो बाकी 2 के लिए वो एक मतलब उनको दिमाग पे एक रिमाइंडर रहेगा कि अभी पास करना है। तो एट द एंड मतलब यही कि प्रैक्टिस करके रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा स्टेप है और बाकी स्टेट्स को भी अगर ये फॉलो करती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि बच्चे का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कर्नाटक गवर्नमेंट जो ले रही है वो सभी गवर्नमेंट को लेना चाहिए क्योंकि उससे जो है कि बच्चे आजकल जो है वो डिप्रेशन में भी हो जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा उन्हें वो रहेगा कि हम पास हो सकते हैं। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर ने अपना सालों पुराना लोगो बदल दिया। कंपनी ने जगुआर के नए लोगों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगुआर अब केवल इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण पर फोकस करने की तैयारी में है। ये नया लोगो उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि इंटरनेट यूजर्स इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कंपनी के इस कदम पर दुनिया की प्रमुख लग्जरी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। मस्क ने एक्स पर पूछा कि क्या आप कारें बेचते हैं, जिसके जवाब में जगुआर के आधिकारिक हैंडल से कहा गया कि हाँ, हम आपको दिखाना चाहेंगे। 2 दिसंबर को मियामी में एक कप चाय के लिए हमारे साथ शामिल होइए। ऑस्टिन बाइक निर्माता कंपनी ब्रिक्सटन ने भारतीय बाजार में दस्तक दे दी है। कंपनी ने यहां के बाजार में एक साथ 4 नई बाइक्स लॉन्च की हैं। ये ब्रिक्सटन की क्रॉसफायर और क्रॉमवेल रेंज की बाइक्स हैं जिनकी कीमत 4,74,000 रुपए से लेकर 9,11,000 रुपए तक है। शुरुआत में कंपनी मोटरसाइकिलों को कम्प्लीटली नॉकडाउन रूट के जरिए भारत ला रही है, जिसे कोल्हापुर में KAW वेलोस मोटर्स की फैक्ट्री में असेंबल किया जाएगा। हालांकि कंपनी भारत में ही इसका लोकल प्रोडक्शन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इन बाइक्स की डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू होगी। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी पर आज बात 72 साल के रामचंद्र स्वामी की। हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले रामचंद्र प्रधानमंत्री मोदी के मिशन स्वच्छता को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी एक खास तरीके से। वो अपनी गाड़ी में झाड़ू लेकर चलते हैं, जहां भी कूड़ा दिखे बस साफ कर दो। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी के प्रति प्रेम हो तो ऐसा कि उसका कहा जीवन का लक्ष्य बन जाए। यह हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले रामचंद्र स्वामी हैं, जो खुद को मोदी भक्त बताते हैं। पीएम मोदी के लिए मन में श्रद्धा इतनी कि उनके स्वच्छ भारत मिशन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।
और पिछले करीब 10 सालों से भारत के शहर शहर जाकर सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाते हैं। चाहे कोई साथ दे या न दे, जेब में पैसे हों या ना हो, बस चल देते हैं। 90 में मोदी जी मिले थे, उसके बाद मेरे को नहीं मिले थे, जब हरियाणा के प्रभारी थे विजय शेखावत के साथ। उसके बाद में मैंने अनशन कराया, जब बोला भाई भाजपा का बहुमत आएगा तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं उसी टाइम अनशन पर बैठ गया था। चाय पानी में 3 महीने रहा। धर्मवीर सांसद ने आगे मेरा अनशन तोड़वा, तेरा काम हो गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 2014 में इसने झाड़ू का इशारा कराया था, मैंने उस टाइम था, मैं भगवान तेरे नाम कर दी, मैं जीऊंगा इतने फ्री सेवा, किसी से लेना देना नहीं, भारत मेरा है। रामचंद्र स्वामी 72 साल के हैं, सिर पर कर्ज भी बहुत है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई के लिए पैसे नहीं लेते। हरियाणा हो कि राजस्थान या फिर गुजरात, बस निकल पड़ते हैं बस स्टैंड, अस्पताल, मंदिर, चौक चौराहों पर अपना झाड़ू लेकर। नहीं सोचते कि शहर कितनी दूर है, जेब में पैसे हैं भी या नहीं, कोई दे तो भी लेना नहीं है। ये इनका उसूल है, क्योंकि ये मानते हैं कि उनका ये मिशन परमार्थ के लिए है। हालांकि इसके बदले उन्हें सम्मान बहुत मिलता है। डेली 5 बजे निकल के न पूरा हरियाणा में, मतलब मान लो कोई जगह छोड़ रखी हो, करनाल सरसा तक जा लिया, बस अड्डा पे, सरकारी स्कूल हो, लोहारू हो, कहीं भी हो। और गुजरात मोदी वाला गांव में 10 बार, एक बार फोटो है वहाँ का डया भारी, 10 दिन रुक के आता हूँ। और राजस्थान में जितने संस्था हैं, ये सारे जितने मंदिर हैं, सब में जाता हूँ मैं। धर्मशाला, सरकारी हॉस्पिटल, बस स्टैंड, और कोई भी गांव में जाता हूँ तो बड़ा स्वागत भी बहुत करते हैं लोग। चाय पीता हूँ मैं किसी की, और किसी से कोई लेना देना नहीं। जितने साल करूँगा किसी से 1 पैसा नहीं दूंगा। बहुत आदर करते हैं लोग। वो बुढ़ा के करे से तो बहुत अच्छा काम करे से, कई बार तेल के पीछे भी इकट्ठे कर ले हैं। मैंने नेम करा था, राम कसम मैं पैसा नहीं लूंगा जितने मेरी सेवा होगी। तो रामचंद्र स्वामी बताते हैं कि वो पहली बार साल 1990 में हरियाणा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी से मिले थे और उनके मुरीद हो गए। यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री बनने की चाह लेकर अनशन पर भी बैठ गए। बीजेपी को बहुमत भी आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन रामचंद्र स्वामी की फिर कभी उनसे मुलाकात न हो सकी। अब चाह यही कि कोई पीएम मोदी तक उनकी कहानी पहुँचाए, बताए कि कैसे वो पीएम मोदी के एक आह्वान पर उनके स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाने में जी जान से जुटे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी से प्रदीप कुमार, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।